कौन नहीं चाहता कि उसका मेंटर एक यूपीएससी रैंकर हो। 2021 के फाइनल रिजल्ट्स में सिविल्स डेली आईएएस के 200 से भी ज्यादा सिलेक्शंस हैं। गाइस, आई एम गोइंग टू कनेक्ट यू 1-to-1 विद सिविल्स डेली रैंकर्स फॉर फ्री। देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, फिल इट एंड schedule a session. These ranker will prepare a timetable and a personalized plan for you. ये टॉपर्स आपको एग्जैक्टली वही बताएंगे कि कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है। They will guide you in answer writing, mocks and accessing them. Don't miss this golden opportunity to get mentored by a ranker. नमस्कार सबको, मेरा नाम नारायण अमित है। मैंने इस वर्ष की यूपीएससी एग्ज़ाम में 70 रैंक हासिल की है। ये मेरा दूसरा प्रयास था। पिछले बार मैंने 289 रैंक हासिल की थी और इस बार भगवान की कृपा से मेरे को और अच्छी रैंक मिली है, तो मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ। और मैं आज डीकेटी का भी बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया ताकि मैं अपनी जो स्ट्रैटेजी है सबके साथ शेयर कर सकूँ। मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो ये जो वीडियो है ये स्पेशली मैं प्रीलिम्स के ऊपर बना रहा हूँ, क्योंकि दोनों अटेम्प्ट में मैंने प्रीलिम्स एग्ज़ाम पास किया था और बहुत अच्छे नंबर से मेरे पास किया था। और आजकल जो है प्रीलिम्स एग्ज़ाम बहुत ही मुश्किल हो गया है, बहुत लोग को ज़्यादा तकलीफ़ आ रही है इसमें। और ज़्यादातर ये मानना जा सकता है कि आजकल बच्चे मेंस एग्ज़ाम से और इंटरव्यू से ज़्यादा प्रीलिम्स एग्ज़ाम से ज़्यादा डरते हैं। तो इस एग्ज़ाम के ऊपर मेरी जो समझ है और मैंने जो अपने एक्सपीरियंस से सीखा है वो सब मैं आपको शेयर करूँगा। तो लेट अस डाइव इनटू इट एंड दिस विल बी द टॉक ऑन द प्रीलिम्स एग्ज़ाम। सो आप देखेंगे कि 2011 से जो एग्ज़ाम था उसका पैटर्न बदला है। फ्रॉम 2011 द पैटर्न हैज़ चेंज फॉर द प्रीलिम्स एग्ज़ाम एंड ईच ईयर द लेवल ऑफ द एग्ज़ाम हैज़ इंक्रीज्ड। हर साल लगातार एग्ज़ाम का लेवल बढ़ा है। तो पिछले 3-4 साल से हर साल कट ऑफ गिरते जा रहा है और एग्ज़ाम की जो टफनेस है, जो वैरायटी आ रही है, जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, स्पेशली इन 2022 ऑल्सो आपने देखा कि जैसे पेयर वाइज मैचिंग पूछी जा रही थी कि कितने पेयर से क्वेश्चंस में। तो ये सब बहुत ही ज़्यादा दिक्कत करते हैं जनरली एस्पिरेंट्स को, स्पेशली इनिशियल स्टेजेस में जो फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहे हैं उनको ज़्यादा आइडिया नहीं होता है, तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम उनको मुश्किल लगता है। तो इस संदर्भ में पहले बार मेरे 109 नंबर थे प्रीलिम्स में और दूसरे अटेम्प्ट में, जिस अटेम्प्ट में 70 रैंक लाया हूँ, उसमें मेरे 130 प्लस नंबर थे प्रीलिम्स में। और मेरे को मैंने तो दोनों बार प्रीलिम्स को बहुत ही सीरियसली लिया था। आई यूज्ड टू प्रैक्टिस अ लॉट फॉर द प्रीलिम्स एग्जाम एंड आई गिव इट बहुत रिस्पेक्ट दिया था मैंने इस एग्ज़ाम को एंड आई फील इसलिए मुझे दोनों बार इस एग्ज़ाम में सक्सेस मिली है। सो आई विल शेयर वॉट एवर आई हैव लर्न अबाउट द प्रीलिम्स एग्जाम विथ यू। डेफिनेटली ये एग्ज़ाम प्रीलिम्स बहुत ही रिस्की है, बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि 2 घंटों में आपकी 1 साल की मेहनत पूरी डिसाइड होती है। आप अगर उस 2 घंटों में फोकस नहीं कर पाते हो तो बहुत ही दिक्कत होती है, क्योंकि आप 1-2 क्वेश्चन गलत मार्क कर देते हो और कट ऑफ वो आंसर की कैसे चेक होगी किसी को आइडिया नहीं होता है, तो उसमें बहुत सारी दिक्कत आती है। स्पेशली मैंने देखा है कि बच्चे फर्स्ट एग्जाम को बहुत सीरियसली लेते हैं और सेकंड एग्जाम में रिलैक्स हो जाते हैं। तो आजकल देखने को मिलता है कि ऑलमोस्ट 10-15% बच्चे जो पहला एग्जाम पास कर रहे हैं, जो कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं पहले एग्जाम में, वो भी दूसरे एग्जाम में पास नहीं कर पा रहे क्योंकि उनका अटेंशन स्पैन दूसरे एग्जाम तक नहीं रह पा रहा है। सो नाउ आई विल गो इनटू द स्पेसिफिक्स ऑफ द प्रीलिम्स एग्जाम और जो मेरे ऑब्जर्वेशंस थे, जो मैंने किया था, मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आजकल जो स्थिति है कि सब लोग बोलते हैं मैंने 80 मॉक टेस्ट सॉल्व किए हैं, मैंने उतने नहीं किए थे। मैंने पहले अटैम्प्ट में 20 से 25 मॉक टेस्ट सॉल्व किए थे और दूसरे अटैम्प्ट में मैंने सिर्फ 6 से 7 मॉक टेस्ट सॉल्व किए थे। फिर भी मेरे प्रीलिम्स में बहुत अच्छे नंबर आए। इसका मैं श्रेय दे जाना चाहूँगा कि मैंने 2011 से जब से पैटर्न बदला है, ऑलमोस्ट 12 साल की पूरे प्रीलिम्स के क्वेश्चन मेरे को याद थे। इतने याद थे कि मैं बोल सकता था कि हर क्वेश्चन में जो ऑप्शन है वो स्टेटमेंट कहाँ पे आता है, वो ऑप्शन किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहा है क्वेश्चन को। फॉर एग्जांपल आप 2022 के पेपर में भी देखोगे तो आपको एक क्वेश्चन मिलेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बर्ड। तो 2019 में एक ऑप्शन था कि महशीर इज़ अ फिश। तो आपको अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए होते तो आपको पता होता कि महशीर फिश है तो वो बर्ड नहीं है, तो आपका ये जो मुश्किल क्वेश्चन है बाकी लोग का आपको आसानी से सॉल्व हो जाता। तो ऐसे संदर्भ हर सब्जेक्ट में आते हैं कि आप देख सकते हो कि प्रीलिम्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत ही प्रभाव रहता है। फॉर एग्जांपल मैं अपने 2 साल के अनुभव से ही बोल सकता हूँ कि 2020 में व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट पूछा था और 2021 में वापस सेम चीज़ व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था। ऐसे कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं जो या तो डायरेक्टली इंस्पायर्ड होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से या फिर वापस सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो अगर आप ये क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व करोगे, 2-3 मिनट के अंदर 12 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और एकदम सही हो गया, तो आपके 24 मार्क्स बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि मेरे 130 मार्क्स आने और का यही रीज़न है कि मेरे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आते थे और मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया था उन पे। हर पेपर पे मुझे कम से कम 7 से 8 घंटे लगते थे कि हर ऑप्शन रिसर्च करूँ, वो याद करूँ, उसके नोट्स बनाऊँ ताकि फ्यूचर में भी रिवाइज हो। सो हर पेपर के लिए 8 घंटे लगते थे। 10 साल की पेपर करोगे तो आपको 80-90 घंटे लग सकते हैं। ये 2-3 घंटे नहीं लगते, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर आप इस पर एफर्ट करोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी। मेरा एक और सजेशन रहेगा कि आप पूरे 2 घंटे पेपर पे फोकस कीजिए, क्योंकि
जनरली हम पहले 2-3 क्वेश्चन देखते हैं और हमारा हौसला गिर जाता है कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता इसमें से, और सब टेंशन में आते हैं कि अब क्या करूं। तो आप पूरे पेपर को देखिए और पूरे पेपर में लाइन वाइज जाइए, क्योंकि अगर आप बाद के क्वेश्चंस देखोगे तो आप फ्राइटन हो जाओगे, आपका थिंकिंग पूरा उस तरह डाइवर्ट हो जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पहले क्वेश्चन में हिस्ट्री के क्वेश्चन आए हो जिस बार बहुत मुश्किल थे, और बाद में ईजी क्वेश्चन आए हो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। तो आप पेपर फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करके धीरे धीरे आगे बढ़िए। अगर आप कुछ क्वेश्चन पे टाइम लग रहा है, आप उस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो आप उस पर ज़्यादा टाइम मत स्पेंड कीजिए, स्पेशली फर्स्ट इटरेशन में। आप मूव ऑन कीजिए और पूरा पेपर साइकिल थ्रू करने की कोशिश कीजिए। फिर आपको एक अच्छा आइडिया लगेगा कि पेपर कैसे लेवल का है, और हर क्वेश्चन को अपने स्तर पे लेना चाहिए। एक क्वेश्चन का जो इफेक्ट होता है वो दूसरे क्वेश्चन में नहीं लेना चाहिए। हर क्वेश्चन को इंडिपेंडेंटली उसके मेरिट पे सॉल्व करना चाहिए, और जो फीलिंग्स है हमारी कि मैंने पहला क्वेश्चन क्या किया, मैंने उस पर क्या गलती कर दी, क्या सिली मिस्टेक कर दी, वो सब थॉट्स नहीं आने चाहिए। हर क्वेश्चन को अपने आप में सॉल्व करना उचित रहेगा। प्रीलिम्स के पेपर में जनरली मैंने देखा है कि जो बच्चे जनरली कॉन्फिडेंट रहते हैं और जो पॉजिटिव माइंडसेट में रहते हैं एग्जाम के 2-3 दिन पहले, अगर उन्होंने ठीक से रिवाइज भी नहीं किया है, क्योंकि उनको पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में है, उनके जो लॉजिकल एलिमिनेशन स्किल है वो ठीक से काम करते हैं, तो उसकी वजह से उनका जो माइंडसेट है पेपर को अप्रोच करने का बहुत ही अच्छा रहता है, और वो ज़्यादा स्कोर कर पाते हैं। इवन दो उन्होंने ठीक से रिवाइज ना किया हो, फिर भी उनके पॉजिटिव माइंडसेट से पता नहीं क्या चमत्कार है कि जो लोग पॉजिटिव होते हैं उनको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं जनरल प्रीलिम्स में। ये भी मैंने नोटिस किया है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैंने मॉक टेस्ट लगाया और मेरे को उसमें बहुत ही कम नंबर आ रहे हैं। तो मॉक टेस्ट, कुछ तो क्वेश्चन बहुत मुश्किल होते हैं और कुछ तो सिलेबस में सिंक नहीं होते हैं, लेकिन मॉक टेस्ट बहुत ही जनरल ओवरऑल लेवल पे आपको बताता है कि आपने सही प्रिपरेशन की है कि नहीं। इसको बहुत ही पर्सनली लेने की बात है। अगर आपको कोई मॉक टेस्ट में 55, 65, 75 नंबर आ रहे हैं, तो आपको ये करना है कि वो जो गलतियां की है आपने उसमें सीखना है। ये कोई ईगो बैटल नहीं है, बस आपको जो नॉलेज नहीं थी आपको अक्वायर करना है, नया नॉलेज। और अगर आपको बुरा लग रहा है कि मेरे को एक टेस्ट में कम नंबर मिले, तो इसका एक उपाय यह हो सकता है कि आप वो टेस्ट होने के बाद कोई और टेस्ट लगाए जिसमें थोड़े इजी सवाल है, तो फिर आपको 90, 80 या फिर 100 नंबर मिल सकता है। फिर आप दोनों टेस्ट को रिवाइज कीजिए। इससे क्या होता है कि आप पॉजिटिव माइंडसेट में रहते हो कि आपके थोड़े अच्छे तो नंबर आए, फिर आप दोनों पेपर रिवाइज करोगे, आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। तो ये पॉजिटिव मैकेनिज्म है कि आप जब भी थोड़ी दुखी हो कि आपके मॉक टेस्ट में कम नंबर आए, तो आप दोनों टेस्ट लगा सकते हो, एक इजी वाला, मुश्किल वाला, फिर दोनों को रिवाइज कर सकते हो। तो आप थोड़ा प्लेजेंट मेंटल स्टेट में रहोगे। और एक और टिप है कि आप जो नेगेटिव लोग होते हैं उनसे थोड़ा दूर रहिए, और जनरली अवॉइड कीजिए कि आप कोई आर्गूमेंट्स में जाए एग्जाम के पहले। स्पेशली आप अपने पूरे प्रिपरेशन में फोकस कीजिए, आप रिलैक्स कीजिए। आपको पढ़ने का ज़्यादा मन नहीं कर रहा, थोड़ा एकदम थोड़ा नॉर्मल रिलैक्स भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो मैं कहता हूँ कि जो मॉक टेस्ट है कि इट्स लाइक प्री वेडिंग फोटोग्राफी। अगर प्री वेडिंग फोटोग्राफी अच्छा नहीं हुआ तो ये नहीं है कि शादी भी अच्छी नहीं होगी। सो प्रीलिम्स एग्जाम इज लाइक दी मैरिज। और मॉक टेस्ट में अगर आप अच्छा भी नहीं करते तो डेफिनेटली देयर मैनी, इफ यू आर इवन स्कोरिंग डिसेंट स्कोर मॉक टेस्ट में आ रहे हैं, तो आपके अच्छे चांस है कि आप क्लियर कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे जिनके बहुत सारे मॉक टेस्ट में सिर्फ 80 या 70 नंबर आते हैं, एंड दे गेट मोर देन 110 इन दी फाइनल पेपर। सो डेफिनेटली बहुत पॉसिबल है ये चांस। और एक और जो ट्रेंड हमको पता चल रहा है कि इस साल या फिर पिछले 2-3 साल से, क्योंकि क्वेश्चन डिस्टिंक्टली 2 कैटेगरी में बट रहे हैं। एक तो इजी क्वेश्चन हो गए, जैसे व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 8 अगस्त इन द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, एंड फॉर एग्जाम्पल। और मुश्किल क्वेश्चन हो रहे हैं जैसे व्हाट इज मिताक्षरा एंड दहबाग इनहेरिटेंस सिस्टम एंड उनके डिफरेंसेस। तो जब ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन पेपर आते हैं तो आपको ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में दिक्कत आती है। आप 85 से ज़्यादा जनरली अटैम्प्ट नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल 2022 में। और जो इजी क्वेश्चन होते हैं उनका महत्व और बढ़ जाता है। अगर आप इजी क्वेश्चन में सिली मिस्टेक करोगे तो आपका जो फाइनल कट ऑफ लिस्ट है उसमें, फाइनल जो प्रीलिम्स की लिस्ट बनती है उसमें आपका पहुंचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए बहुत ही एसेंशियल हो जाता है कि जो इजी क्वेश्चन है, जो कॉमन नोन सोर्सेस आ रहे हैं जैसे स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत या फिर कोई स्टैंडर्ड रेफरेंस मटेरियल या फिर PYQ से, अगर आप उनमें गलती करते हो तो बहुत ही दिक्कत आती है। इसलिए मैं बोलना चाहूँगा कि जो सिंपल क्वेश्चन है आप उनको तो बहुत केयरफुली करें और उनमें से ट्राई करिए कि आपकी एक्यूरेसी 95% प्लस हो। जो मेरा स्टाइल था पेपर अटैम्प्ट करने का, मैं हमेशा 3 इटरेशन में पेपर अटैम्प्ट करता था। मैं कभी भी फाइनल एग्जाम में रश नहीं करता था। मैं एकदम कूलली हर ऑप्शन को स्टडी करता था और उसको हर क्वेश्चन को टाइम देता था। और प्रीलिम्स ऐसा एग्जाम है जहां आपको हर ऑप्शन और हर स्टेटमेंट पढ़ने का टाइम मिलता है, क्योंकि ये कैट की एग्जाम नहीं है जहां आपको बहुत ही फास्ट फॉर्मूला लगा के जल्दी से आंसर लाना पड़ता है। आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है कि आप पूरे 100 क्वेश्चन को जाके देखें और एग्जाम हॉल में आप एनालाइज करें, लॉजिकल एलिमिनेशन लगाए, अपनी पास्ट एक्सपीरियंसेस जो आपने लाइफ में गेन किए वो सबको भी यूज़ करके आप करेक्ट आंसर की तरफ पहुंच सकते हैं। तो जब मैं फर्स्ट इटरेशन में करता था तो आई वुड ओनली डू द क्वेश्चन जहां मैं श्योर था या फिर यहाँ मेरे को टाइम लग रहा है। अगर कोई क्वेश्चन है फॉर एग्जाम्पल रेपो रेट में जहाँ अप डाउन कैलकुलेट करना है क्या हो रहा है ट्रेंड को, अगर वो मेरे को सिंपली 10-15 सेकंड में होता तो मैं करता था, या फिर अगर वो क्वेश्चन मेरे को ज़्यादा टाइम लगता तो मैं सेकंड इटरेशन में करता था। जनरली फर्स्ट इटरेशन में मैं वही क्वेश्चन करता था जिसमें मैं श्योर था और मुझे पता था कि ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाला और मेरा फ्लो नहीं ब्रेक होगा।
तो 2020 में फर्स्ट इटरेशन में मेरे सिर्फ 19 क्वेश्चन हुए थे और 100 में से। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि बच्चे डर ना सके कि सिर्फ मेरे 15 क्वेश्चन हुए और पहले 8 क्वेश्चन में से मेरा एक भी क्वेश्चन नहीं बना। इस पे मैटर डिपेंड नहीं करता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन फर्स्ट इटरेशन में नहीं बन रहा है तो सेकंड इटरेशन इसलिए है ताकि आप वो क्वेश्चन को वापस रिविजिट कर सके। और कभी कभी ये होता है कि क्वेश्चन पहले बार देखने पर हम बहुत टेंशन हो जाते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या लिखा है, हम उसको ग्रास्प नहीं कर पाते। लेकिन जब आप बाद में वो क्वेश्चन को देखते हो तो आपको एक फ्रेश लुक मिलता है सेम क्वेश्चन पे और आप उसको बेटर अटेम्प्ट कर सकते हो। और धीरे धीरे एज इटरेशंस प्रोग्रेस वो क्वेश्चन करने के लिए कम टाइम लगता है, क्योंकि आपने पहले से ही क्वेश्चन पढ़ रखा है और उसमें ऑलरेडी 2-3 ऑप्शन एलिमिनेट करके रखे हैं, तो आपको फाइनल में टिक करने में आसानी होगी। सो फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में मेरे फर्स्ट इटरेशन में 35 क्वेश्चन हुए थे। तो फर्स्ट इटरेशन में आप एकदम सुन लीजिए, कहीं अटके मत कि बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करनी है। ये कोई ईगो बैटल नहीं है कि एक ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। हर क्वेश्चन के सेम मार्क्स होते हैं, चाहे वो ईजी क्वेश्चन हो या टफ क्वेश्चन हो। तो आप एकदम स्मूथली फ्लो कीजिए और क्वेश्चन के बीच में जंप ना कीजिए। वाइल जब मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था, मेरी पर्सनल प्रेफरेंस थी कि मैं हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करके मैं सीधा बबल भर देता था। इसकी मेरे 2 कारण थे कि मेरे को हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद थोड़ा ब्रीदिंग रूम में जाता था, 1 सेकंड सोचने का नहीं पड़ता था, आराम से मैं बबल करता था और फिर अगले क्वेश्चन में आता था। ये पर्सनल प्रेफरेंस है, आप जो कुछ भी कर सकते हो कि आप पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके बाद में बबल कर सकते हो, हर क्वेश्चन के बाद भी बबल कर सकते हो। और लेकिन प्लीज़ ध्यान रखिए कि जब आप सब क्वेश्चन बबल कर रहे हो एक साथ तो ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक एक क्वेश्चन ठीक से बबल कर दिएगा। लॉजिकल गेसिंग के संदर्भ में मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर 4 स्टेटमेंट्स है एक क्वेश्चन में और मैं अगर एक भी स्टेटमेंट को एलिमिनेट नहीं कर पाया हूँ तो मैं वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करता था। अगर मैंने पक्का 2 स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर दिया तो चाहे कितना भी मुश्किल क्वेश्चन हो मैं डेफिनेटली अटेम्प्ट करता था, क्योंकि अभी प्रोबेबिलिटी 50% आ गई है एंड दैट इज अ वेरी रीजनेबल प्रोबेबिलिटी टू डू। जब एक ही ऑप्शन एलिमिनेट करता था, मतलब 3 स्टेटमेंट में से चूज करना, मैं अपना ओन डिसीजन लेता था कि दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या मेरे को सूट करता है, क्या इस क्वेश्चन में गेस करके मेरे को पॉजिटिव मार्क्स मिल सकते हैं। तो कुछ कुछ क्वेश्चन में जब मैं एक स्टेटमेंट एलिमिनेट करता था मैं अटेम्प्ट करता था, और कुछ कुछ स्टेटमेंट क्वेश्चन में जहां मैं एक ऑप्शन एलिमिनेट कर पाता था वहां अटेम्प्ट नहीं करता था। तो ये मेरी पर्सनल प्रेफरेंस थी कि जब मैं सिर्फ एक स्टेटमेंट एलिमिनेट करूंगा तो क्या वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूंगा कि नहीं। जब मैं 2 करता था एलिमिनेट तो तब मैं पक्का अटेम्प्ट करता था, और अगर कोई ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हुआ तो मैं गेस तो नहीं करता था। इसका एक एक्सेप्शन है कि अगर आप मान लो कोई की टर्म की वर्ड है या फिर कोई क्वेश्चन आपने सुना हुआ है, आपको बहुत ही अंदर से गट फीलिंग आ रही है कि आपका ये ऑप्शन हो सकता है, देन यू कैन अटेम्प्ट इट इवन दो यू हैव नॉट एलिमिनेटेड ऑप्शन, बट दिस इज द एक्सेप्शन। द रूल इज दैट आप नंबर ऑफ ऑप्शंस पे डिसाइड करिए कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। स्पेशली मैं बोलना चाहूँगी कुछ सालों में पॉलिटी और इकोनॉमी के जो क्वेश्चन है वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आ रहे हैं। स्पेशली पॉलिटी में पॉलिटिकल थ्योरी ज़्यादा पूछी जा रही है और इकोनॉमी में रेपो रेट पे ऊपर या फिर इन्फ्लेशन के ऊपर या फिर रिजर्व बैंक के रोल के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और ये जनरली बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और पीवाईक्यू से इन्फ्लुएंस होते हैं। तो ये दोनों सेक्शंस में आप ट्राई करें कि बहुत ज़्यादा स्कोर करें, क्योंकि एनवायरमेंट, हिस्ट्री ये थोड़े टेक्निकल और थोड़े मुश्किल एरिया होते हैं जहाँ पे मार्क्स लाना थोड़ा ज़्यादा कठिन हो जाता है। तो आप पॉलिटी और इकोनॉमी में ज़्यादा फोकस करिए, वहाँ पे मार्क्स लाने की ट्राई कीजिए। और जब एग्जाम का ब्रेक होता है 2 घंटे का, आप उस ब्रेक में किसी से कृपया करके की मत डिस्कस कीजिए, क्योंकि बहुत सही की आने में बहुत टाइम लगता है और आपका पूरा कॉन्फिडेंस उससे शेक हो सकता है। द बेस्ट थिंग है कि जब वो 3 घंटे ब्रेक आपको मिलते हैं, आप उस ब्रेक में आराम से रेस्ट कीजिए या फिर आपको सीसैट के कुछ फॉर्मूला देखने हैं देखिए, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन आप किसी से डिस्कस मत कीजिए जो पेपर हुआ है, और सेकंड पेपर पे फोकस कीजिए, क्योंकि अगर आपको 66 नंबर ना आए तो हालांकि पेपर 1 में आपने कितना भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है वो काउंट नहीं होगा। सीसैट के संदर्भ में यह बोलना चाहूँगा कि सीसैट में प्राइमरी 2 काइंड ऑफ क्वेश्चन आते हैं, एक तो हो गया कॉम्प्रिहेंशन का और दूसरा हो गया मैथ का। मैंने देखा है पिछले 2 साल से सीसैट में कि अगर आपको सीसैट पास करना है, आप किसी एक सेक्शन पे डिपेंड नहीं कर सकते हो, क्योंकि कुछ कुछ सेक्शन में, दोनों सेक्शन में कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत मुश्किल होते हैं। अगर आप उन पर स्पेंड करोगे तो बहुत टाइम होगा। तो आइडियल कॉम्बिनेशन रहेगा कि आप कुछ ईजी क्वेश्चन सीसैट के सॉल्व करो और ईजी क्वेश्चन मैथ्स के भी सॉल्व करो और कॉम्प्रिहेंशन के भी, तो तब आपको आसानी से कट ऑफ क्लियर करने में आसानी होगी। वरना आप सिर्फ एक सेक्शन पे बैंक करोगे या पूरा सिर्फ मैथ्स करोगे या फिर पूरा कॉम्प्रिहेंशन करोगे तो उसमें कुछ बहुत मुश्किल सवाल होंगे, जब फिर आपको वो कट ऑफ क्लियर करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इसलिए दोनों सेक्शंस में फोकस करना इक्वली इंपॉर्टेंट है। और एक और होता है कि थोड़ी बहुत मोनोटोनी आ जाती है। अगर हम सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन सॉल्व करें तो 2-3 कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने के बाद आपका दिमाग उतना एक्टिव नहीं रहता है। सेम चीज़ होती है मैथ्स में, अगर आपने 3-4 मुश्किल प्रॉब्लम कर लिया, फिर आप भी थोड़ा मेंटल स्ट्रेस होता है, आपको थोड़ा रिलैक्स करने का मन करता है पेपर में। तो अगर आप एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन 5-6 क्वेश्चन में शिफ्ट करोगे तो आपका ब्रेन भी एक्टिव होगा और आपको उतनी थकान भी नहीं होगी, और ऊपर से दोनों ईजी क्वेश्चन भी आप कर पाओगे। तो आइडियल स्ट्रेटेजी है कि आप दोनों करने का प्लान कीजिए एग्जाम में। और सीसैट में स्पेशली इंपॉर्टेंट होता है कि आप कोई क्वेश्चन पे अटके नहीं। अगर कोई मैथ्स का क्वेश्चन आपने उसमें 10 मिनट स्पेंड कर दिया और आपका सोल्यूशन गलत निकला, तो 10 मिनट में आप 3 से 4 आसान क्वेश्चन कर सकते थे जो 10 मार्क्स दे सकते थे। तो सीसैट में और एसेंशियल है कि कोई कॉम्प्रिहेंशन जहां बहुत वेग है आप उसको अटेम्प्ट ना कीजिए, और कोई मैथ्स का क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल है तो आप उस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड ना कीजिए। सो एक और बात बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपने वो स्पेशल बुक क्या पढ़ी या फिर आपने अलग क्या किया जो बाकी से,
कि आपको अच्छा रिजल्ट मिला है। तो मुझे एक मूवी याद आ रही है कुंग फू पांडा बोल के, तो उसमें जो पांडा जिसका नाम पो है वो एक स्क्रोल के पीछे पड़ा होता है जिसमें उसको लगता है कि कोई सीक्रेट है, तो वो बहुत मेहनत करता है कि वो सीक्रेट मिले, लेकिन अंत में उसे पता चलता है कि वो स्क्रोल में कोई सीक्रेट नहीं था, सीक्रेट सिर्फ ये था कि उसे खुद से सब कुछ करना पड़ेगा। तो प्रीलिम्स में भी मेरे को लगता है कि ऐसी कोई सीक्रेट बुक है ही नहीं जिसमें आप एक बुक पढ़ के पूरा प्रीलिम्स क्लियर कर सके। आपको वो सब करना पड़ेगा जो बाकी लोग कर रहे हैं, जो बाकी एस्पिरेंट्स कर रहे हैं। और डिफरेंस इसमें आता है कि आप कितने अच्छे से कर रहे हो। अगर आपने कंसिस्टेंटली मॉडरेट हार्डवर्क भी की है तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। और कोई सीक्रेट बुक के पीछे मत भागिए, या फिर कोई 500 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो प्रीलिम्स के एक वीक पहले वीडियो आते हैं उनमें जनरली मैंने पाया है कि वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते। मोस्टली जो पूछते हैं वो एकदम ही अलग लेवल पे होता है, अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में, जहाँ लॉजिकल रीजनिंग और आपके लाइफ एक्सपीरियंस भी काम आता है। तो देयर इज नो सीक्रेट बुक। अगर कोई ऐसी सीक्रेट बुक होती तो वो सबको पता होती और सब लोग उसको कर लेते। तो देयर इज नो सीक्रेट फॉर प्रीलिम प्रीलिम्स, यू हैव टू जस्ट बी कंसिस्टेंट एंड डेडिकेटेड। मेरा एक और एक्सपीरियंस था कि जब मैं घर पे पेपर सॉल्व करता था तो मैं बहुत जल्दी सॉल्व कर लेता था पेपर, सिर्फ 1 आवर 15 मिनट्स में मैं पेपर सॉल्व कर लेता था। लेकिन जब एग्जाम हॉल में गया मेरे को पूरे 2 घंटे के 2 घंटे लगते थे, क्योंकि मैं बहुत केयरफुली सॉल्व करता था। जब हम घर पे बैठ के एग्जाम सॉल्व करते तो वहाँ पे उतना रिस्क नहीं होता, उतने स्टेक्स नहीं होते और हम आसानी से गेस मार लेते हैं। लेकिन जब रियल पेपर करते हैं तो उसमें गेस मारने में थोड़ा डर लगता है, क्योंकि आपकी 1 साल की मेहनत उस गेस पे डिपेंडेंट है। तो आप केयरफुली पेपर को सॉल्व कीजिए और पूरे 2 घंटे जो आपको टाइम दिया कृपया आप उसको यूटिलाइज कीजिए। फर्स्ट इटरेशन मेरे को 50 मिनट लगता था करने में, और उसमें मैंने जैसे आपको बताया कि 19 क्वेश्चन पिछली बार सॉल्व होते और 35 क्वेश्चन दूसरे अटेम्प्ट में मेरे सॉल्व हुए थे। तो फर्स्ट इटरेशन बहुत स्लोली मैंने किया था, केयरफुली किया था। सेकंड इटरेशन में वापस मुझे अराउंड 35 मिनट्स लगते थे। फर्स्ट इटरेशन में 50, सेकंड में 35, और इस इटरेशन में मेरे जनरली 30 से 35 क्वेश्चन हो जाते थे और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेपर मैंने या तो पढ़ लिया होता था या फिर कवर कर लिया होता था। तो थर्ड इटरेशन में मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगता था, वापस 30 मिनट में मेरा पूरे बाकी 35 क्वेश्चन हो जाते थे। तो इस 3 इटरेशन में मैंने पेपर सॉल्व किया था, और ये जनरली बहुत ही एक्सेप्टेड स्ट्रेटेजी होगी कि ऑलमोस्ट हर एस्पिरेंट पेपर को 3 ही इटरेशन में सॉल्व कर रहा है जनरली इस बार। तो एग्जाम के पहले कुछ दिन पहले आप जनरली ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। अगर कोई फैक्चुअल चीज़ें हैं जैसे मॉडर्न हिस्ट्री होगी, वहाँ पे रिपोर्ट्स हो गए, ब्रिटिश गवर्नमेंट में कौन सी लॉज आई थी 1857, 1861, 1919, 1935, जो भी लॉज है आप उनको रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि हर साल उनमें से क्वेश्चन आते हैं। आप ग्लोबल रिपोर्ट्स को पढ़ सकते हो, जैसे IMF या वर्ल्ड बैंक ने कौन सी रिपोर्ट्स रिलीज़ की है और उनके ऑथर कौन है, उनका कंटेंट क्या, आप उनको रिवाइज कर सकते हो। या फिर एनवायरनमेंट में जो पार्क्स है, जो रिवर्स है, आप उन सबको रिवाइज कर सकते हो। और अगर ये 2-3 दिन में आपको फोकस करने के लिए ये सब कुछ मिला है तो आप इन पे अटेंशन देके आप इनको फोकस कर सकते हो। कौन नहीं चाहता कि उसका मेंटर एक यूपीएससी रैंकर हो। 2021 के फाइनल रिजल्ट्स में सिविल्स दिल्ली आईएएस के 200 से भी ज्यादा सिलेक्शंस हैं। गाइस, आई एम गोइंग टू कनेक्ट यू 1-to-1 विद सिविल्स दिल्ली रैंकर्स फॉर फ्री। देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, फिल इट एंड स्केड्यूल अ सेशन। These ranker will prepare a timetable and a personalized plan for you. ये टॉपर्स आपको एग्जैक्टली वही बताएंगे कि कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है। They will guide you in answer writing, mocks and accessing them. Don't miss this golden opportunity to get mentored by a ranker. तो एक और चीज़ जो मैंने बहुत ही यूनिक की थी प्रीलिम्स प्रिपरेशन के लिए, ये थी कि मैंने थोड़ा एनवायरनमेंट पे फोकस किया था। मुझे पूरे 102 या 3 नेशनल पार्क्स पूरे याद थे, और उनमें से जो रिवर्स पास कर रही है, उनमें जो मेजर फौना फ्लोरा है, उनमें जो वाइल्ड एनिमल्स पाई जाती है, उनका IUCN स्टेटस क्या है, मेरे को पूरे 103 नेशनल पार्क्स के याद थे। बहुत सारे रामसर साइट्स मुझे याद थे, पूरे माउंटेन रेंजेस और उनकी पीक्स मुझे याद थे। तो एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी में जो ये सब चीज़ें फैक्चुअल चीज़ें पूछी जाती है, जो रिवर्स कौन से स्टेट से पास करते हैं, कौन सी ग्लेशियर उनमें है, ये सब मुझे ऑलमोस्ट इंडिया के सब रिवर्स याद है। तो हर साल प्रीलिम्स में 2-3 क्वेश्चन आते हैं रिवर्स के ऊपर, या फिर ज्योग्राफी रिलेटेड, या फिर कोई टोपोग्राफिकल फीचर रिलेटेड, या फिर माउंटेन रिलेटेड, जिनमें जनरली बच्चे बहुत मुश्किल फेस करते हैं। अगर आप इनको पहले से ही प्रिपेयर कर ले, क्योंकि जब से फॉरेस्ट सर्विस और सिविल सर्विस का प्रीलिम्स एग्जाम सेम है, तब से दोनों में जब से प्रीलिम्स एग्जाम में बहुत सारे एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चरल, साइंस एंड टेक क्वेश्चंस आते हैं। और अगर आप नोटिस करोगे कि ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन में से इन्हीं 3 सब्जेक्ट से आते हैं। तो अगर आप इनको अच्छे से रिवाइज करोगे तो आपको बाकी हिस्ट्री क्वेश्चन उतने जिसमें मुश्किल आ रहे हैं आप उनको थोड़ा स्किप मार सकते हो, या फिर उनको थोड़ा कम अटेम्प्ट कर सकते हो रिस्क लेके, क्योंकि आपने एनवायरनमेंट में अच्छे मार्क्स लाए। और अगर आपने NCERT पढ़ी है बायोलॉजी की, तो दैट वाज वेरी यूजफुल। लास्ट 4 चैप्टर जो है 12th क्लास NCERT बायोलॉजी के, वो भी बहुत यूजफुल है एनवायरनमेंट, क्योंकि वहाँ पूरा दिया गया डेट्रीवोर क्या है, वो पूरा फूड चेन क्या है, वो सब कुछ अच्छे से दिया गया है। तो आप उनको भी डिफर कर सकते हो। तो एनवायरनमेंट में भी फोकस किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जब मैं एग्जाम हॉल पहुंचा था, मैं किसी से बात नहीं कर रहा था एग्जाम हॉल में, मैं सिर्फ पूरा अपनी सीट पे बैठ के
वहाँ मैं सिर्फ आई वॉज जस्ट यूज टू लुक डाउन एंड टेक डीप ब्रेथ्स। अगर आप 8-9 डीप ब्रेथ लोगे डेफिनेटली आपकी हार्ट रेट कम होगी और आप कूल हो जाओगे, और ज़्यादा ब्रीथ लेने से ऑक्सीजन दिमाग में ज़्यादा पहुंचती है, तो आपकी थिंकिंग और एक्टिविटी लेवल भी बढ़ेंगे। आप 1-2 ब्रीथ में मत जज करो आपको कैसा हुआ, आप 8-9 ब्रीथ आराम से लो, फिर आपको डिफरेंस डेफिनेटली दिखेगा। प्रीलिम्स 12 लाख लोग लिखते हैं, अटेम्प्ट अप्लाई करते हैं, लेकिन एग्जाम में सिर्फ 4 या 5 लाख लोग अटेम्प्ट करते हैं, तो पूरा एग्जाम हॉल जनरली खाली रहता है। तो अगर आप चाहो तो इसको एक पॉजिटिव अटेम्प्ट में ले सकते हो कि आधे लोग तो जो अप्लाई की वो एग्जाम लिखने भी आए, और आप ऐसे माइंडसेट में रहो कि अगर इस कमरे से कोई आदमी सेलेक्ट हो रहा है तो मैं ही हूँगा जो मेंस एग्जाम के लिए सेलेक्ट होगा। तो अगर आप ऐसे आप अपने आप को मोटिवेट कर सको और पेपर में डीप ब्रीथ्स लेके फोकस कर सको तो अच्छा रहेगा। आप किसी से बात मत कीजिए, सिर्फ अपने पेपर पे फोकस कीजिए कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे नॉलेज आपकी रिट्रीव करके आंसर सॉल्व करना है, आपका पूरा ध्यान इसी पे होना चाहिए। सो थैंक यू टू DKT फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर माई प्रीलिम स्ट्रैटेजी।